हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर ये चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है ये देखते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है, तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो लोहे के औजार और खेती, ठीक है, लोहे के औजार और खेती ये हमारा यहाँ पे टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोहे का प्रयोग आज लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, ठीक है। जो लोहे की चीज़ है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लोहे का आविष्कार हुआ है वो कब हुआ है, ठीक है। तो जो लोहे का आविष्कार है वो 3000 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। 3000 साल पहले, और इसको हम लोग ये भी मान के चल सकते हैं कि 1000 बीसी पूर्व। तो जो 1000 बीसी पूर्व जो ये काउंटेंट होता है वो ये भी काउंट होगा 3000 वर्ष पहले। तो दोनों यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे पूछा गया कि लोहे का आविष्कार, इसको दो टाइप से पूछा जा सकता है। लोहे का आविष्कार कब हुआ, तो इसका एक आंसर भी ये हो सकता है कि उत्तर वैदिक काल में जो लोहा शब्द है उसका वो प्रचलन में आया है, ठीक है। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें लोहे शब्द का प्रयोग उसमें प्रचलन में आया है, ठीक है। तो यहाँ से 1000 बीसी पूर्व लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। तो फिर इसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है। जो चैप्टर 4 था वहाँ पे हम लोग महापाषाण कब्रों के बारे में हम लोग वहाँ पढ़े थे, महापाषाण के बारे में, जहाँ पे कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग वही चैप्टर 4 में पढ़े थे, महापाषाण वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है, ठीक है। 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो 6 बीसी में, ठीक है, 6 बीसी में जो लोहे का इस्तेमाल है वो पूरा जहाँ पे हम लोग एक चैप्टर देखे थे पिछले में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो लोहे के इस पिछले में हम लोग एक चैप्टर देखे थे जिसमें हम लोग पूरा लोहे के औजारों के यूज़ के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, उसके इस्तेमाल के बारे में। तो ये 6 बीसी वाले में देखे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोहे के इस्तेमाल से हम लोग देखे थे कि जो एक बड़े साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ था मगध, ठीक है। जो मगध है वो एक बड़े साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ था। और इसका कारण क्या था, यह जो मगध था वो एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ था उसका, तो वह था लोहे के खानों का होना, ठीक है। वहाँ थे मगध से वहाँ पे लोहे के खान मिले थे, ठीक है। तो लोहे के खानों के होने का मतलब क्या है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोहे के खान मिले हैं उसका मतलब ये है कि जो लोहे के हथियारों से खेती में गहरे स्तर पर जुताई करके, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर जो सरप्लस थे उसका उत्पादक के साथ साथ और जंगलों की सफाई भी कर देते, ठीक है। जो वहाँ पे लोहे के हथियार खेती के स्तर में, ठीक है, खेती में बहुत गहरे स्तर पर जुताई भी होते थे जिसे जो वो एग्रीकल्चर में यूज़ हुआ, ठीक है। और तो उसके साथ साथ जंगलों की सफाई भी करते गए, जैसे कि खेती करते गए तो उसके लिए जगह जगह चाहिए थी ना खेती के लिए, तो ऐसे उस तरीके से वो उस जंगलों की भी सफाई करते गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। तो ये है लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ, ठीक है। लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ,
तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग इसका आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये है 3000 साल पहले। ठीक है, 3000 साल पहले, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये कुछ ऐसे औजार है, ठीक है, जो लोहे से बनी हुई थी। तो ये एक हंसिया है, कुल्हाड़ी है और ये संसड़ी है। ठीक है, जिनका प्रयोग हम लोग डेली यूज में ये सब चीज का करते, तो यहाँ पे उसको बताया गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। ठीक है, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें क्या कदम उठाए गए थे, तो ये थी सिंचाई। ठीक है, तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई, जिसको हम लोग ये सब चीज कृषि के बारे में जो उसका औजार थे और जो कृषि के विकास के लिए उसमें जो औजार का यूज किया गया था और जो उसमें कृषि में जो रोपाई बुआई किए थे, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गाँवों में कौन रहते हैं। ठीक है, गाँवों में कौन रहते हैं। इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, जो उपमहाद्वीप थे उसके दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में कितने टाइप के लोग रहते थे गाँव में, तो वो 3 तरह के लोग रहते थे। तो कौन कौन से, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी। ठीक है, जो तमिल क्षेत्र है वहाँ पे बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, तो वेल्ला। और साधारण हलवाहो मतलब जो हल चलाने वाले होते थे। ठीक है, जो हल चलाने वाले होते थे उनको उणवार, और जो भूमिहीन मजदूर उसको दास कैंसिडियर या तो अधिमई। ठीक है, जो भूमिहीन मजदूर है उनको कैंसिडियर, दास कैंसिडियर या तो अदमई, ये कहलाते थे वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि देश के उत्तरी हिस्से में जो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति उसको ग्राम भोजक कहलाता है। ठीक है, जो देश के ऊपरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता है। अक्सर ये एक ही परिवार के लोगों इस पर कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में जो गांव का प्रधान होता था वह कौन होता था, तो वहाँ पे गांव का प्रधान वहाँ के कुछ जमींदार या तो जिनके पास शक्तियाँ ज़्यादा रहती थी। ठीक है, उस गांव में तो जो गांव से जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तो उनको एक ग्राम भोजक के लिए नियुक्त किया जाता था। ग्राम भोजक मतलब ये मान के चले जैसे कि अभी करेंटली में जैसे कि हम लोग सरपंच बोलते हैं, तो वैसा ही उस टाइम में भी होता था। तो उस टाइम में क्या होता था, जो गांव में जो अमीर रहते थे जिनके पास अच्छा खासा संपत्ति रहता था, जो पूरे गांव में प्रतिष्ठित रहता था, उनको एक ग्राम भोजक के रूप में चुन लिया जाता था। और अभी क्या होता है, अभी ये चुनाव के जो चुनाव रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो उस समय में ऐसा होता था। फिर यानी कि इस पद पर अनुवांशिक था। ठीक है, और जो इसमें ये भी बोला गया है, तो जो ग्राम भोजक था वह इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, जिसकी उनके अनुवांशिक, ठीक है, जो उनके अनुवांशिक रहते थे वह इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का बड़ा भूस्वामी, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे उनको ग्राम भोजक के रूप में चयन किया जाता था, तो वो यहीं पे बताया गया है। तो आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ठीक है, जो भूस्वामी होते थे, जो ग्राम भोजक होते थे, उनकी जमीन पर इनके दास या तो मजदूर होते थे, वो काम करते थे इनके जमीन पर। और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही देते थे। ठीक है, तो जो राजा होते थे वो इन्हीं ग्राम भोजक को ही कर वसूलने का काम इनको सौंप देते थे। ठीक है, तो न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो जो ये ग्राम भोजक होते थे वो कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का काम भी वही करते थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्राम भोजकों के अलावा
तो यहाँ पे हम लोग इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो ये टॉपिक है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो ग्राम भोजकों के अलावा एक स्वतंत्र कृषक भी होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, उसे गृहपति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गृहपति किसे बोलेंगे, तो जो स्वतंत्र कृषक है, ठीक है, स्वतंत्र कृषक है उनको यहाँ पे गृहपति बोलेंगे। और जो गृहपति है उनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, ठीक है। ऐसे उस गांव में ऐसे कई स्त्री पुरुष भी होते थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, वो भूमिहीन होते थे। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिनके पास जमीन नहीं होते थे वह दास ये सब में आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। जाहिर सी बात है कि उस टाइम में जिसके पास जमीन नहीं है वो दूसरे की जमीन पर काम करके अपना जीविका चलाएगा। तो ठीक है, ऐसे गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे और शिल्पकार भी होते थे। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत यानी कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या कहा जाता था, दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो जो दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको ये वेलल्ला बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि तमिल क्षेत्र में, ठीक है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला बोला जाता था, ठीक है, उनको वेलल्ला कहा जाता था। तो ये उनका आंसर है। तो फिर हम लोग इससे रिलेटेड और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। जो उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति होता था उन्हें क्या बोला जाता था, उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उत्तरी भारत में जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था, उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था ग्राम भोजक, ठीक है, उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। उसको ग्राम भोजक कहा जाता था, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसको ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये देखते हैं यहाँ पे। तो जो उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक होते थे वह क्या कहलाते थे, तो वो कहलाते थे गृहपति, ठीक है। उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक कहलाते थे, क्या कहलाते थे, तो कहलाते थे गृहपति, ठीक है, उनको गृहपति कहा जाता था। तो ये यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थी जिसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो जो ये प्राचीनतम तमिल रचनाएं हैं, ठीक है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। जो तमिल की प्राचीनतम रचना है उसको संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी, ठीक है। और जो ये संगम साहित्य है उसकी रचना कब की गई थी, तो करीब लगभग 2300 साल पहले इसकी रचना की गई है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों, ठीक है, मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन
तमिल नामों का उल्लेख किए गए हैं वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे संगम क्या है? संगम यहाँ पे क्या है? एक संघ है। संघ मतलब यहाँ पे एक बैठक। ठीक है, तो संगम ये है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो ये मदुरई है, ठीक है, तो जो मदुरई है वो पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो ये क्या थी? पांड्यों की राजधानी। ठीक है, तो जो मदुरई थी वो क्या थी? वो थी पांड्यों की राजधानी। और फिर इसके बाद जो चोल, चेर, पांड्या, जो एक शासक वंशों का नाम है, ठीक है, चोल, चेर और पांड्या जो कि एक शासक वंशों का नाम है। तो जो राजधानी थी मदुरई, तो वो किसकी राजधानी थी? तो ये पांड्यों की राजधानी थी। तो इसमें जो शासक में, ठीक है, जो ये तीन शासक थे, चोल, चेर और पांड्या, तो इन शासकों में जो पांड्य शासक थे, तो उनकी राजधानी मदुरई। ठीक है, उनकी राजधानी मदुरई। तो मदुरई में ही तमिल कवियों का, ठीक है, मदुरई में ही तमिल कवियों का एक महासंगम हुआ। ठीक है, मदुरई में ही तमिल कवियों का महासंगम हुआ। ठीक है, तमिल कवियों का महासंगम हुआ। और उस संगम में, ठीक है, और जो संगम हुआ था तमिल में, तमिल कवियों का जो महासंगम था, तो उस संगम में ही जो भी साहित्य लिखा गया, ठीक है, जो भी लिटरेचर लिखा गया, उसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, और जो इस महासंगम में जो भी साहित्य लिखा गया, इस संगम में जो भी साहित्य लिखा गया, उसे ही संगम साहित्य कहते हैं। तो समझ आया यहाँ पे संगम साहित्य क्या होता है? ठीक है, तो फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे है, तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती है। ठीक है, तमिल की प्राचीनतम रचनाएं क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं वो? तो है संगम साहित्य। ठीक है, संगम साहित्य। और फिर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस है, इसको देखते हैं यहाँ पे। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके लिए जगह बना लेते हैं जो और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए। तो इतने में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। तो आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो संगम साहित्य है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे दिया है कि जो संगम साहित्य है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये 4 ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो हम लोग देखते हैं कि जो संगम साहित्य है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है किससे? तो वो है तमिल से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है तमिल की प्राचीनतम रचना, ठीक है, जो कि संगम साहित्य कहते हैं उसको। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये है तमिल से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नगर। ठीक है, नगर, तो यहाँ पे नगर में क्या बोला गया है कि क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक जातक शब्द का यूज हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे जातक, जातक शब्द का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जातक होता क्या है। जातक, तो जातक क्या है, तो जातक का संबंध बौद्धों से है। ठीक है, जो जातक है उसका संबंध किससे है, बौद्धों से है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संग्रहित है। ठीक है, जो जातक है वो बौद्धों से रिलेटेड है, और इसमें जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाई इसमें संग्रहित है, तो वह उसको हम लोग जातक कहते हैं ये। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। ठीक है, जो जातक है उसका संकलन किसने किया है, तो बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है, इनमें से यह बताता है कि ये निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बने। तो ये सब चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये बस जातक यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था कि जातक यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। तो फिर जो ये एक निर्धन जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो एक निर्धन है वो धीरे धीरे कैसे धनी बना है, तो ये उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हम लोग इससे। तो यहाँ पे देखते हैं ये वलय कूप। ठीक है, यहाँ पे एक वलय कूप। तो इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो अध्याय 5 है, ठीक है, जो चैप्टर 5 था उसमें हम लोग महाजनपद ये सब चीज़ के बारे में देखे थे। तो पहले एक जन होता था जो कि जो कि वैदिक काल की उसकी होती थी, उसकी राजधानियों की सबसे बड़ी होती थी। ठीक है, और जो जनपद थे वो उसके बाद जनपद होते थे, फिर उससे ऊपर महाजनपद होते थे। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने उसमें चैप्टर 5 में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे है एक वलयकूप। ठीक है, एक यहाँ पे नया वर्ड यूज हुआ है वलयकूप। ठीक है, तो इसके बाद इसको ये है वलयकूप, यहाँ पे रिंग वेल्स, ये रिंग वेल्स जो कि एक वलयकूप है, ये ऐसे रिंग 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 ये सब चीज ऐसे बनाया गया है, जो कि यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो जो एक्चुअल में ये वलयकूप है वो क्या है, उनका यूज यहाँ पे कैसे हुआ है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जो ये वलयकूप है वो गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो वलयकूप है वो गुसल खाने, नाली और कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये इतना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और इससे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक मूर्ति कला दी गई है, जो कि कहाँ की है, एक सांची की है। ठीक है, सांची की मूर्ति कला है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसमें हम लोग सिर्फ यही बस जानते हैं जानेंगे कि यहाँ पे ये सांची की मूर्ति कला है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो सांची की मूर्ति कला है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वहाँ पे जातक देखा था, ये वलय देखे, और यहाँ पे एक और शब्द यूज हुआ है, तो वो है भरूच। तो भरूच यहाँ पे एक बंदरगाह है। ठीक है, जो भरूच है, जो हम लोग भरूच बंदरगाह बोलते हैं, तो ये वही है। भरूच एक बंदरगाह है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो भरूच है उससे, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग बेरी गाजा। बेरी गाजा जो कि भरूच का यूनानी नाम है। ठीक है, जो बेरी गाजा है वो भरूच का एक यूनानी नाम है। तो उसकी कहानी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं कि बेरोजगार की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए एक नाव चला पानी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों की यहाँ जहाज ला सके। तो यहाँ पे हम लोग
मेन पॉइंट यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो बेरू गाज़ा है, ठीक है, वहाँ से क्या-क्या आयात होता था और वहाँ पे क्या-क्या निर्यात किए जाते थे, तो ये चीज़ यहाँ पे मेन चीज़ है। तो बेरू गाज़ा है, वहाँ पे क्या-क्या आयात होता था? शराब, तांबा, टीन, शीशा, मुनगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के, ये इतनों का यहाँ पे आयात होता था, ठीक है। कहाँ पे? बेरी गाज़ा, जिसको एक भरूच बंदरगाह, इसमें आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन ना होइएगा, तो ये वही चीज़ है दोनों। और यहाँ पे क्या क्या निर्यात किए जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे निर्यात किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे जो बेरी गाज़ा है वहाँ पे क्या क्या चीज़ का आयात होता था और वहाँ से क्या क्या निर्यात किए जाते थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बेरी गाज़ा से, तो यहाँ पे देखते हैं। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हमें एक दो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट 1, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? यहाँ शराब, तांबा, टीन, ठीक है, यहाँ शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के, ठीक है, सोने और चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का, ठीक है, हाथी दांत का आयात होता था। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे दिया जाता है, जैसे कि ये देखते हैं स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो ये था हिमालय की जड़ी बूटी, ठीक है, हिमालय की जड़ी बूटी, ये था कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, तो ये सब चीज़ है वो यहाँ से निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दे दिया है, किससे? भरूच बंदरगाह, जो भरूच बंदरगाह है उससे होने वाले आयात और निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथन दिया गया है, उस पे हमें विचार करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है और 2 है, वो कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है, या तो दोनों रॉन्ग है, दोनों राइट है। तो ये देखते हैं कि जो ये स्टेटमेंट 1 है वो यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो क्यों रॉन्ग है यहाँ पे? तो जो यहाँ पे हाथी का दांत है, ठीक है, जो हाथी का दांत है वो की निर्यात किए जाते थे, ना कि इसका आयात होता था, ठीक है। तो इसलिए ये रॉन्ग है। और जो हिमालय की जड़ी बूटी, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम इत्र, जो ये निर्यात किए जाते हैं वहां से, ये यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं सिक्के, ठीक है। तो ये सिक्के के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये पुरातात्विदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, ठीक है। जो पुरातात्विद है उनको जो इस युग के 6 BC के हैं, जो वो हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पुराने सिक्के क्या थे? तो यहाँ पे सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे, जो कि करीब 5 साल तक चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो 6 BC जो युग थे वहाँ पे सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? तो यहाँ पे थे आहत सिक्के।
आहत सिक्के, ठीक है, जो कि 500 साल तक चले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो आहत सिक्के हैं आहत सिक्के हैं उसको आहत सिक्के क्यों कहा जाता है, ठीक है, आहत सिक्कों को आहत सिक्के क्यों कहा जाता है, तो ये देखते हैं यहाँ पे। तो जो चांदी और सोने के सिक्के होते थे, ठीक है, जो चांदी और सोने के सिक्के होते थे उन पर बहुत सी आकृतियों को ठप्पा मारकर बनाया जाता था, ठीक है। जो आहत सिक्के होते थे उनमें जो उसको सोने या चांदी के जो सिक्के होते थे उन पर बहुत सी आकृतियों को ठप्पा मारकर बनाया जाता था, इसलिए उन्हें आहत सिक्के कहा गया था। ठप्पा मारकर मतलब आहत करके, ठीक है, तो इसलिए उनको आहत सिक्के कहा गया है। ये उसका कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे आहत सिक्कों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ठप्पा ऐसे पड़ा हुआ है जिसको ठप्पा मारकर ये सिक्के बनाए गए हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आहत सिक्के के बारे में कुछ दिया गया है, आहत सिक्के से रिलेटेड कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो जो आहत सिक्के हैं वो सामान्यतः आयताकार होते हैं, ठीक है, जो आहत सिक्के होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः आयताकार होते हैं और कभी कभी वर्गाकार या गोलेकार भी होते थे, ठीक है। जो सिक्के होते थे आहत सिक्के वो सामान्यतः तो नॉर्मली वो आयताकार में होते थे, लेकिन कभी कभी वो वर्गाकार या तो गोले में भी होते थे। ये ये या तो धातु की चादर को काटकर या तो धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे, ठीक है, जो धातु होते थे उन्हें चपटाकर या तो जो उनकी गोलिकाएं होती थी उनसे इसको बनाए जाते थे आहत सिक्कों को। फिर यहाँ पे बोला गया है इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, ठीक है, जो ये सिक्के होते थे ये लेख युक्त सिक्के नहीं थे, ठीक है। जो आहत सिक्के है, आहत सिक्के वो लेख युक्त सिक्के नहीं हैं, लेख युक्त सिक्के नहीं थे, ठीक है। जो आहत सिक्के थे वो लेख युक्त सिक्के नहीं थे, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, जैसे कि हम लोगों ने बनाया है, बताया कि जो सिक्के होते थे उन पे ठप्पा मारकर ये आहत सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं, ठीक है। जो ईसा की आरंभिक सदी थे उसमें उस समय तक यह प्रचलन में रहे हैं आहत सिक्के। तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो ये विनिमय की एक कहानी है, ठीक है, जो संगम साहित्य है वो इसकी एक छोटी सी कहानी है, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो नमक का बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता था, इस समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता था, तो बस यहाँ पे ये बताया गया है, बाकी ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे नगर के बारे में एक जगह के बारे में बताया गया है, वो है मथुरा, ठीक है। तो यहाँ पे मथुरा के बारे में बताया गया है, तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यह 2500 साल पहले से भी ज्यादा समय से एक अधिक महत्वपूर्ण नगर रहा है, ठीक है। 2500 साल पहले से भी ज्यादा समय के एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है, ठीक है। जो यह मथुरा था वो किस लिए इम्पोर्टेंट था, किस लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था, ठीक है। मथुरा जो यातायात और व्यापार के जो दो रास्ते थे, मुख्य रास्ते थे, ये उन पर स्थित था, उस रास्ते पे। उनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था, ठीक है। जो इसमें से दो रास्ते थे, तो वो जो एक रास्ता था वो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाला था, और जो दूसरा था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था, ठीक है। तो शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। जो शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी उनमें से अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, और जो मथुरा था वो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी एक केंद्र था। तो फिर यहाँ पे देखते हैं,
तो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी रही। ठीक है, तो 200 साल पहले जो मथुरा है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये बस जानते हैं कि जो मथुरा है वो एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। ठीक है, जो मथुरा है वो एक धार्मिक विहार है और यहाँ पे धार्मिक केंद्र है। यहाँ पे बौद्ध विहार और जैन मंदिर स्थित है। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था ये जो मथुरा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो मथुरा नगर है उससे रिलेटेड कुछ कथन दिएंगे, कुछ कथन दिया जाएगा, स्टेटमेंट्स। तो वो बताना है कि उसमें जो दोनों रॉन्ग है राइट है ये चीज। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये मथुरा नगर के ऊपर है ना। ठीक है, इसमें से निम्नलिखित कथन पे विचार करना है मथुरा नगर के संदर्भ में। तो स्टेटमेंट 1 क्या है यहाँ पे, तो मथुरा है वो मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकेंड स्टेटमेंट, जो मथुरा है वो यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित है। मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है मथुरा नगर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो रॉन्ग है या राइट है। तो ये देखते हैं, तो जो मथुरा है वो 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मथुरा है वो 25 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो ये स्टेटमेंट राइट है यहाँ पे। और फिर इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि यहाँ पे जो मथुरा है वो यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित है। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो मथुरा है वो यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। तो ये देखो मैप में कुछ जगह बताया गया है ये मथुरा के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दो जगह देखा था, एक मथुरा भी देखे है, इसके पहले हम लोग यहाँ पे भरूच देखे थे जो कि एक भरूच बंदरगाह था। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। ठीक है, शिल्प तथा शिल्पकार। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो जो पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिलते हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिसको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने और पात्र के बारे में डिस्कस किए थे जो कि मिट्टी से बने मृत भांड होते थे। तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो जो हम लोगों ने देखा था वैदिक काल में। ठीक है, तो वैदिक काल में हम लोगों ने किस बर्तन के बारे में वहां पे डिस्कस किया था, कौन सी बर्तन थी, कौन सी मृत भांड थी वो, तो वो चित्रित धूसर मृत भांड थे। ठीक है, चित्रित धूसर मृत भांड वैदिक काल में क्या थी, चित्रित धूसर मृत भांड। ठीक है, तो ये देखे थे। तो जो वैदिक काल है उस काल का ये सबसे फेमस पात्र था। ठीक है, सबसे फेमस पात्र था वैदिक काल का। तो फिर उसके बाद वैदिक काल के बाद जो अभी ये वाला टाइम आया है 6 BC वाला, तो उसमें तो हम उसमें ये उत्तरी काले चमकीले पात्र ये यहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो वैदिक काल के बाद जो ये 6 BC है, तो उस काल में जो बर्तन रहा है उस काल में जो बर्तन रहा है
महाजनपद के काल का और मौर्यों के काल का जो सबसे महत्वपूर्ण बर्तन रहा है उनको क्या बोला गया है यहाँ पे, उत्तरी काले चमकीले पात्र, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये है NBPW, NBPW। तो ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे ये वाले बर्तन, ये मृत भांड देखे थे, अभी सेकंड में ये वाले मृत भांड देखे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ध्यान रहे कि अन्य दूसरों शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत था, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, ठीक है। और जो कि कपड़ा का उत्पादन था उसमें महत्वपूर्ण क्या था, वह बहुत महत्वपूर्ण था। तो उत्तर में कपड़ों का उत्पादन कहाँ पे होता था, तो ये वाराणसी में, और दक्षिण में मदुरई में। तो इसके प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है, कपड़ों के उत्पादन के लिए वाराणसी और मदुरई एक प्रसिद्ध केंद्र है। तो यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अनेक शिल्पकार थे और व्यापारी थे जो कि वो अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा गया है। शिल्पकारों की श्रेणी का काम जो देखो यहाँ पे जो शिल्पकार रहती थी तो उनकी श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था, ठीक है। जो शिल्पकार की श्रेणियों का काम होता था वो प्रशिक्षण देना होता था, तो और कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना होता था। जो शिल्पकार की श्रेणियों का काम होता था वो, ठीक है, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण कराना। और जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का क्या होता था उसमें, व्यापारियों की श्रेणियों का काम क्या होता था उसमें, तो श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, ठीक है। जो व्यापारियों की श्रेणी होती थी वो व्यापारों का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी। जो ये व्यापार वाली जो श्रेणियां हैं वो बैंकों के रूप में भी काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, ठीक है। और जो ये पैसे बैंक में रखे जाते थे उस धन का निवेश लाभ के लिए यहाँ पे किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप्स की श्रेणी है, एक तो शिल्पकार और एक तो व्यापारी, ठीक है। जो शिल्पकारियों की श्रेणियों में आता है वह यहाँ पे काम का प्रशिक्षण देने का काम करता है, कच्चा माल उपलब्ध कराता है, रॉ मटेरियल्स, और जो रॉ मटेरियल से रेडी रहता है उनका विवरण करता है, ठीक है। जो माल तैयार होता है उनका विवरण करते हैं। और जो व्यापारी रहता है उनकी श्रेणी रहती है वो व्यापार का संचालन करती है। और जो श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जो जहां लोग पैसे जमा रखते थे, तो ये सब चीज के लिए ये व्यापारों की श्रेणी यहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था, ठीक है। उत्तर भारत में कपड़े उत्पादन के लिए मुख्य केंद्र क्या था, यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उत्तर भारत में कपड़ों के ये कौन से काल का है, तो ये सब महापाषाण काल का है, महापाषाण काल में, ठीक है। उत्तर भारत में कपड़ों के उत्पादन का मुख्य केंद्र था, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर भारत में कपड़ों के उत्पादन के लिए मुख्य केंद्र क्या था यहाँ पे, तो ये थी वाराणसी, ठीक है। तो ये था वाराणसी। और यहीं पे क्या है दक्षिण में, ठीक है। तो दक्षिण में क्या है, उत्तर की जगह यहाँ पे दक्षिण कर देंगे। तो दक्षिण में क्या थी, ये मदुरई जो कि पांड्यों की राजधानी थी। जो चोल चेर और पांड्य जो 3 राजवंश थे तो उसमें पांड्य थे, उनके ये राजधानी थी मदुरई।
मदुरई, ठीक है, दक्षिण के लिए ये था मदुरई। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। ये सूत काटने और बुनने के नियम, ये कुछ ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पे डिस्कस करने के लिए दिया गया है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु, जो कि ये यहाँ पे अरिकामेडु बताया गया है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अरिकामेडु, ठीक है, जो कि पुडुचेरी में स्थित है अरिकामेडु, पुडुचेरी में। तो यहाँ पे लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, ठीक है, जो अरिकामेडु है वो 22 साल पहले एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है, ठीक है, यहाँ पे ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो कि एक संभवतः गोदाम रहा है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट आया है, तो जो अरिकामेडु है वहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस स्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बर्तन मिले हैं, ठीक है, किस स्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस स्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बर्तन मिले हैं, तो वो है अरिकामेडु। और यहाँ पे कौन सी बर्तन मिला है यहाँ पे, तो वो है एक एम्फोरा नाम का जो कि पात्र है, जो यहाँ से मिले हैं, ठीक है, एम्फोरा नाम का पात्र। और किस स्थल से मिला है यह, अरिकामेडु, जो कि ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, जो ये एम्फोरा पात्र होते थे, ठीक है, जो ये एक पात्र का नाम है एम्फोरा, जिसमें शराब या तो ऐसे तेल जैसे तरल पदार्थ इसमें रखा जाता था। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर एक मृत भांड मिला है, एक बर्तन मिला है, कौन सा, एरेटाइन, ठीक है, ये फिर एक बर्तन मिला है। तो फर्स्ट में हमें क्या कौन सी बर्तन मिली थी वैदिक काल में तो वे थे चित्रित धूषा मृत भांड। और सेकंड में हमें क्या मिला था, महापाषाण वाले टाइम में 6 BC वाले में, तो उसमें मिला था उत्तरी काल के चमकीले पात्र। और अभी यहाँ पे हमें क्या मिला है, तो ये है थर्ड एरेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने 3 टाइप्स का यहाँ पे 3 टाइप्स के बर्तन हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट में चित्रित धूसर मृत भांड, सेकंड में उत्तरी काली चमकीले पात्र, और थर्ड है हमारा इरेटाइन पात्र, ठीक है, जिसमें जो इरेटाइन जो बर्तन होते थे उसमें मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिलते हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर इरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम कैसे हुआ, तो ये इटली के शहर के नाम पे एरेटाइन इसका नाम पड़ा है, वो पात्र है उसका। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता था, तो जो सांचा होता था जिसमें मुहर लगा होता था, उस सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को उसमें दबाया जाता था, फिर यह पात्र बनाया जाता था। तो ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे नहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं, ठीक है। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे।
और यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो एक छोटे छोटे कुंड मिले हैं जहाँ से कपड़ों की रंगाई के पात्र मिलते थे। यहाँ पे शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो कि एक मिट्टी का एक बर्तन मिला है। ठीक है, जो कि इन बर्तनों पर एक ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखा गया है। जो ये यहाँ पे कुछ कुछ लेख लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो कि एक अभिलेख है। ठीक है, तो प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। स्टार्टिंग में जो तमिल भाषा होती थी उसके लिए ये ब्राह्मी लिपि का ही यूज किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता था। तो नॉर्मल हम लोग अपने वर्ड में बोले कि तमिल ब्राह्मी अभिलेख क्या है। ठीक है, तमिल ब्राह्मी अभिलेख, तो ये क्या होता है तमिल ब्राह्मी अभिलेख? तो ऐसे अभिलेख जिनकी भाषा तमिल होती थी और उनका लिपि ब्राह्मी होता था। ठीक है, तो तमिल भाषा अभिलेख क्या है? जिनकी भाषा तमिल और लिपि ब्राह्मी, तो ऐसे अभिलेखों को क्या बोला जाता था? ऐसे अभिलेखों को तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता था। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है अन्यत्र, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। जो कि एक रोम में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, तो वो उसकी राजधानी थी, तो ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड दिए गए हैं, तो क्या क्या था? तो ये लोहा के बारे में हम लोग देखे थे, गांव सिंचाई के बारे में भी देखे थे, तो जो संगम ये संगम साहित्य वाला, इसके बारे में भी देखे थे, नगर के बारे में भी देखे थे, वलय कूप के बारे में देखे थे, जो ऐसे रिंग 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 वाला होता था, ये पतन, इसके बारे में भी देखे हैं, श्रेणी के बारे में भी देखे हैं, जो दो टाइप के थे, शिल्पकार और व्यापार। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे इसी से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेट्स दी गई है, तो उसको यहाँ पे देखते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोगों की शुरुआत कब हुई थी? तो जो ये उपमहाद्वीप है, यहाँ पे लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो करीब 3000 साल पहले लोहे की शुरुआत हुई थी, लोहे के प्रयोग के। और यहाँ पे लोहे के प्रयोग के बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के, ठीक है, जो आहत सिक्के हैं वो कब मिले हैं? तो लगभग 2500 साल पहले आहत सिक्के मिले हैं। ठीक है, और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई थी? संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले शुरू हुआ था, और जो अरिका मेडू का पतन है वो करीब 2200 से 1900 साल पहले हुआ है यहाँ पे। तो ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान भरने के लिए बोला है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो बोला है तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है? ठीक है, खाली स्थान कहा जाता है। तो तमिल में जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो वो था विल्ला। ठीक है, उनको विल्ला कहा जाता था। और जो ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः खाली स्थान द्वारा खेती की जाती थी, जो ग्राम भोजक थे उनके जमीन पर किसके द्वारा खेती की जाती थी? तो वे थे दास और मजदूर के द्वारा। ठीक है, दास और मजदूर, तो उनके द्वारा ये वहां पे खेती की जाती थी। और तमिल में हलवाहे को क्या कहा जाता था? तो मैंने बताया था कि जो हल चलाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उनको उणवार बोला जाता था। ठीक है,
और अधिकांश गृहपति खालिस्तान भूस्वामी होते थे। तो जो अधिकांश गृहपति थे उसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो वो एक स्वतंत्र किसान होते थे, एक छोटे किसान होते थे। तो ये इसमें ये पढ़े थे हम लोग, तो इसमें आएगा स्वतंत्र व छोटे, ठीक है, भूस्वामी होते थे। और यहाँ पे देखते हैं कि ग्राम भोजकों के काम बताओ, ठीक है, वे शक्तिशाली क्यों होते। तो ये ऐसा ये कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो जो कि ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जो ग्राम भोजक थे उनके यहाँ पे क्या क्या काम होते थे। जो ग्राम भोजक होते थे वो आमतौर पर जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था वो ग्राम भोजक होता था। और साधारण जो इसकी ज़मीन पर, ठीक है, जो ग्राम भोजक होते थे उनके ज़मीन पर प्रायः दास और मजदूर के द्वारा खेती की जाती थी। और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण जो प्रायः राजा होते थे, राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंपते थे। तो ये सब चीज़ उनके पास एक शक्ति होती थी, ये सब चीज़ का। तो गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची, जो हम लोगों ने ये सब चीज़ डिस्कस किया है, तो वहाँ से ये सूची बनाना है। ये तो नॉर्मली मैं ऐसे ही रैंडमली डिस्कस करके बता रही हूँ कि इसका आंसर क्या क्या है। तो हम लोगों ने ये भी देखा था। तो जो वलय कूप का उपयोग होता था वो किसके लिए होता था, तो जो वलय कूप का उपयोग होता था वो एक जल निकासी के लिए किया जाता था। और जो आहत सिक्के होते थे, ठीक है, तो हम लोगों ने आहत सिक्के के बारे में हम लोग सोना और चांदी दोनों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो प्रायः अधिकतर ज़्यादातर, इसमें तो सोना तो ऐसी उसके डिस्कस के लिए दे दिया है, लेकिन इसमें प्रायः चांदी, ठीक है, चांदी का यूज़ किया जाता है आहत सिक्के के लिए, ठीक है। अगर सोना और चांदी दोनों आए, अगर ऑप्शन अलग अलग हो तो चांदी डालना, अगर बाई चांस दोनों करके दिए है तब इसको दोनों डालना। और मथुरा महत्वपूर्ण क्या है, गांव, पतन, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो मथुरा है वो महत्वपूर्ण एक धार्मिक केंद्र था, ठीक है। और जो श्रेणी थे वो उसमें से कौन कौन से थे, शासक, शिल्पकार, कृषक, पशुपालकों का संघ। तो हम लोगों ने श्रेणी के बारे में क्या कौन से दो श्रेणी पढ़े थे, तो एक शिल्पकार था, एक तो व्यापार था। तो यहाँ पे शिल्पकार दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये क्लास का पीडीएफ है वो जो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उसमें ये अपलोड हो जाएगा। और अगर कोई भी रिलेटेड हो तो उसमें इंक्वायरी करें, जो नंबर दिया गया है उसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।